हेलो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट चल रहा है क्वांटम केमिस्ट्री, उसी सीरीज में आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है हम डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को हम इससे पहले डिराइव कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में। अभी हम टाइम डिपेंडेंट को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यानी कि है क्या, मतलब फंडा क्या है। देखो ऐसा होता है, हमारा जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम इस वेव फंक्शन को केवल पोजीशन के हिसाब से, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें वेव फंक्शन केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ टाइम का तो कोई फैक्टर आया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। तो वो हम डिराइव कर चुके हैं। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं ऐसी इक्वेशन को जहां हमारा वेव फंक्शन साई पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, याद रखना, पोजीशन नहीं हटेगी, पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ साथ वो टाइम पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, उसका टाइम के साथ क्या संबंध है। ठीक है, मतलब एक्स के साथ इक्वेशन जो बनेगी साई की, उसमें एक्स तो होगा ही होगा और टाइम भी होगा। तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट। तो हमने इस चीज को डिराइव करना है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नोट्स बना रखे हैं, इसी को आपने नोट करना है। लेकिन हम करने वाले क्या हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है जहां हमारा साई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास एक इक्वेशन जहां पर साई का टाइम के साथ संबंध क्या है वो हमारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड होती है, उसको हमें अच्छे से बाय हार्ट करना होता है। और वो इक्वेशन है साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, जहां पर हमारा साई, ठीक है, जहां पर हमारा साई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये ऑलरेडी एक इक्वेशन हमारे पास है। तो जब ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, ये इसको पहले से ही डिराइव कर लिया गया है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हमें क्या मतलब है, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो बच्चों याद रखना कि ये जो इक्वेशन है इसमें साई टी के साथ तो संबंधित है और साई एक्स के साथ तो संबंधित है, लेकिन इस इक्वेशन का हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन से हम कुछ खास पता नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिस चीज को पता कर पाते हैं, हम किसी एटम के बारे में हम जिस चीज को पता कर पाते हैं वो होता है एनर्जी। तो हमें क्या करना है, समझ रहे हैं ना आप, मतलब हमारे पास साई की टाइम के साथ तो एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन का हमारे लिए अभी कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, क्योंकि यार इस इक्वेशन में ये सारे के सारे टर्म्स निकालने बहुत ही मुश्किल है। इस इक्वेशन में इन टर्म्स को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए साई को भी फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर हम निकालेंगे किसको। अब ध्यान रखो कि कोई भी एटम, क्योंकि वो हमें दिखता है नहीं, एटम बिल्कुल एक तरह से इनविजिबल पार्टिकल है, तो एटम की किस चीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है, एटम की कौन सी चीज को आप निकाल सकते हैं। तो एटम की एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, एटम से आने वाली एनर्जी को हम जान सकते हैं। कोई भी चीज जो बहुत दूर है, अरे आपने स्टार्स देखे नहीं है, मतलब आपने स्टार्स को कभी अंदर, स्टार्स के अंदर हम गए ही नहीं है, फिर भी हमें कैसे मालूम चलता है कि वो स्टार्स हाइड्रोजन हीलियम से बने हुए हैं। तो इस ये कैसे मालूम चलता है, ये मालूम चलता है जो स्टार से एनर्जी आती है उससे। तो एनर्जी को का अध्ययन करके हम पता कर पाते हैं कि वो स्टार बने किससे हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एक एटम से जो एनर्जी आएगी
उस एनर्जी से हम उसका वेव फंक्शन अगर निकाल लें, ठीक है, एक एटम से जो एनर्जी आएगी, एक एक सब्सटेंस से जो एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को अगर हम वेव फंक्शन के साथ कोरिलेट कर लें, ठीक है, तो वही इक्वेशन हमारी सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन होती है, सबसे एप्लीकेबल इक्वेशन होती है। तो हम चाहेंगे कि हमारी वेव फंक्शन की जो इक्वेशन बने, उसमें क्या हो, हमारी वेव फंक्शन की जो हम ये जो हमारा साई की इक्वेशन हम जो बनाएंगे, उस साई की इक्वेशन में हम चाहेंगे कि यार साई के साथ एनर्जी का कोई रिलेशन हो जाए, साई के साथ एनर्जी का रिलेशन हो जाए, और उसी रिलेशन के अंदर टाइम भी आ जाए, और उसी रिलेशन के अंदर एक्स भी आ जाए। क्योंकि एनर्जी को तो हम निकाल सकते हैं ना, एनर्जी को हम निकाल, एनर्जी का मतलब एनर्जी को जान सकते हैं, एनर्जी ग्राफ, एनर्जी स्पेक्ट्रा के माध्यम से हमें मालूम चल सकती है। तो हम चाहेंगे कि यार साई का रिलेशन आ जाए किसके साथ, एनर्जी के साथ, और उसी इक्वेशन में क्या क्या हो, उसी इक्वेशन में टाइम हो, उसी इक्वेशन में क्या हो, एक्स हो। तो बस वही इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास तो ऑलरेडी साई के लिए एक इक्वेशन है, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी है। तो इस इक्वेशन को सीधे क्यों नहीं लिख देते हैं? तो इस इक्वेशन का महत्व नहीं, हमें इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में चेंज करना है जहां पर साई किससे संबंधित हो, एनर्जी के साथ संबंधित, और उसी इक्वेशन में कहीं टी आ जाए, उसी इक्वेशन में कहीं एक्स आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। वही हमारी फाइनल इक्वेशन होगी, वही हमारी साई के लिए एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी, जहां साई एनर्जी भी से रिलेटेड भी है, जहां साई टाइम से उसका संबंध भी दिख रहा है, और एक्स भी वहां पर प्रेजेंट है। बस वही इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, ठीक है। तो उसी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। इसीलिए जब भी हम श्रोडिंगर की इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है, जब भी हम श्रोडिंगर की इक्वेशन को डिराइव करते हैं, तो हम हमेशा सबसे पहले एनर्जी को ही देखते हैं, एनर्जी ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ अ मैटर वेव, मतलब किसी भी वेव की, किसी भी पार्टिकल की, या किसी भी मैटर वेव की जो टोटल एनर्जी होती है, उसको कैसे दिखाया जाता है। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है बताइए। टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो लिख दिया मैंने। तो ई का टोटल एनर्जी है, के ई काइनेटिक एनर्जी, और वी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां पे समझना, ठीक है। अब हमें ऑपरेटर्स आपको बताए थे ना, बस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट जैसे डिराइव किया है, वैसे ही श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट भी हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भैया एक एनर्जी का ऑपरेटर होता है, उस एनर्जी के ऑपरेटर को जब हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर को जब फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो उस ऑपरेटर से संबंधित हमें वैल्यूज मिलती हैं, और हमें फंक्शन दोबारा मिल जाता है। तो बस वही है यहाँ पे। तो हम एनर्जी के ऑपरेटर को, हम किसको कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं बताओ, हम एनर्जी के ऑपरेटर को किस पे अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। और एनर्जी का टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है ये, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो इस टोटल एनर्जी ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करना है, फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा हमें, फंक्शन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। तो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। क्या बोलते हैं उसको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करना है, इसको हमें वेव फंक्शन पे अप्लाई करना। तो इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ऑपरेटर को अप्लाई करके क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है ना। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगी, और वेव फंक्शन हमें दोबारा मिल जाएगा। अब भैया ये जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर लिख सकते हैं, बाकी वैसे ही लिखिए। अब आप साई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, अच्छा बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है, ये तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो उसको रट लीजिए, ये डिराइव भी किया है हमने पीछे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और हमारा मोमेंटम के बीच में
काइनेटिक एनर्जी और हमारा मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर, यानी कि पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम है। ठीक है, तो ये बात को आपने ध्यान रखना है, इसको अच्छे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे? मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, या मोमेंटम का ऑपरेटर का स्क्वायर। भैया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है ये, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की जगह पे मोमेंटम स्क्वायर, यहाँ पे मोमेंटम का ऑपरेटर हो जाएगा, बट्टा 2m प्लस ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर आ गया, फंक्शन आ गया, और ये हमारा जैसे का तैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, ये उतर गया वैसे ही। अब हम साई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर साई, ये वी साई, 2m नीचे है, ये हमारा वैसे ही आ जाएगा। अभी हमने इसको ऑपरेटर के फॉर्म में ही लिखा है। अभी इसको कैसे लिखा है? ऑपरेटर के फॉर्म में। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देख रहे हो? ये देखो, तो ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। तो यार मोमेंटम का ऑपरेटर है, मोमेंटम का ऑपरेटर है, उसको फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि भैया मोमेंटम का ऑपरेटर था पी कैप, उसको जब हमने वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, ठीक है, तो पी कैप हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर था, उसको मैंने साई पे अप्लाई किया, तो जब ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिल जाती है। तो यहां मोमेंटम की वैल्यू मिल गई, अब कैप नहीं लगाएंगे, अब वैल्यू है ये, तो पी स्क्वायर लिख लेंगे इसको। अब ये एक ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर को जब फंक्शन पे अप्लाई किया, ऑपरेटर को जब फंक्शन पे अप्लाई किया तो वैल्यू मिल गई, ऑपरेटर भी मिल गया। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, इसको हम पी स्क्वायर लिखेंगे, साई लिखेंगे वैसे ही, और वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, जो कि साई पे अप्लाई किया गया है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई और हमें फंक्शन मिल गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे, तो यार अब हमें क्या करना है? हमने अब एक इक्वेशन यहां पे प्राप्त कर ली, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जहां पे एनर्जी का संबंध किसके साथ है? साई के साथ है। एक इक्वेशन आ गई जहां पे एनर्जी का संबंध किसके साथ है भैया? साई के साथ है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बस मैं ये चाहता हूं, अब हमें ये करना है, चलो साई का एक इक्वेशन हमें मिल गई जहां पर वो एनर्जी के साथ क्या है? संबंधित है, जहां पर वो एनर्जी के साथ क्या है? को रिलेटेड है। अब बस मैं इतना चाहता हूं, अब हमें बस इतना करना है कि यार यहां पर इस इक्वेशन में कैसे कैसे टी आ जाए, कैसे कैसे एक्स आ जाए, बस यही हम चाहते हैं। ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि इस इक्वेशन में कैसे ना कैसे क्या आ जाए? टी आ जाए, टाइम का फैक्टर कैसे आ जाए, बस ये चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे आएगा? इसके लिए अब आपको जो है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अब आपको इस वाली इक्वेशन को याद करना है। ये इक्वेशन को सब लोग याद कर लेंगे अच्छे से कि भैया हमारा जो, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन में ई और साई तो आ गया, हमारा साई के साथ एनर्जी का संबंध तो आ गया। अब इस इक्वेशन में हमें कैसे भी टी लेके आना है। अब वो टी आएगा कहां से? वो टी आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इन दो का मान निकालना है, हमें इन दो चीजों का मान निकालना है। किसका? पी स्क्वायर साई का मान निकालेंगे, यहां रख देंगे, और ई साई का मान निकालेंगे, यहां रख देंगे। ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जहां टी भी होगा, जहां एक्स भी होगा, जहां एनर्जी भी होगी, बस ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये मान हम निकालेंगे कैसे? ये वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे? ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर समझ लो, इस इक्वेशन में हमें क्या लाना है? इस इक्वेशन में हमें एनर्जी तो आ गई हमारी, साई के साथ एनर्जी तो है भैया, बस इस इक्वेशन में टी लेके आना है। अब वो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पी स्क्वायर साई का मान निकालना होता है। पी स्क्वायर साई का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको नोट कर लो कि अब मैं इस इक्वेशन में पी स्क्वायर साई का मान लिखूंगा और ई साई का मान यहाँ पे कहीं ना कहीं से पुट करूंगा और मेरा काम हो जाएगा बस। अब ये दोनों मान निकालने कैसे हैं? उसके लिए अब आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारा वेव फंक्शन है उसका टी और एक्स के साथ रिलेशन क्या है। ये इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लो कि साई इक्वल टू होता है ए ई की पावर माइनस आयोटा ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब बस इसी इक्वेशन से
इसी इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, पी स्क्वायर साई निकालूंगा, ई साई निकालूंगा और बस यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को बच्चों वन मान लेता हूं, उसको वन मान लेता हूं। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन जो है, इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम पी स्क्वायर साई और ई साई का मान निकाल के यहां रख देंगे। चलिए उसको करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम आगे, और हमने अभी तक जो देखा है उसको समझ लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, पीछे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मेरे को बस क्या करना है, टी लेके आना है। ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे टी लेके आना है। अब मुझे इस इक्वेशन में दो चीजों का मान रखना है, याद रखना, पी स्क्वायर साई। ठीक है, पी स्क्वायर साई को मैं ढूंढ के लाऊंगा और ई साई को मैं ढूंढ के लाऊंगा और यहां रख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये पी स्क्वायर साई को और ई साई को निकालने के लिए हमें ओमेगा, हमें वेव फंक्शन की एक ऐसी इक्वेशन हमें यूज करनी है जो ऑलरेडी डिराइव्ड है। हमें याद रखना, पी स्क्वायर साई को, पी स्क्वायर साई को और ई साई को निकालने के लिए हमें एक ऐसी इक्वेशन का यूज करना है जो ऑलरेडी डिराइव्ड है, जहां साई और टी का संबंध होता है। साई, वहां एनर्जी नहीं होती, साई का किसके साथ संबंध होता है, टी के साथ। और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर होता है टू पाई न्यू। टू पाई न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है टू पाई न्यू, ये इसका फॉर्मूला है। और न्यू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम न्यू कहां से, न्यू क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। कहां से जानते हैं हम बताइए, ई इक्वल टू एच न्यू कहां से जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट से, प्लांक थ्योरी से जानते हैं। तो यानी कि यहां पर हमारा न्यू किसके बराबर आ जाएगा, ई अपॉन एच के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू की जगह पे क्या लिख दिया है, ई अपॉन एच लिख दिया है। ठीक है, अब एच अपॉन टू पाई, ये जो एच अपॉन टू पाई होता है इसको हम एच कट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एच अपॉन टू, एच कट बराबर होता है एच अपॉन टू पाई, या वन अपॉन एच कट बराबर होगा टू पाई अपॉन एच। तो टू पाई अपॉन एच लिखा है तो उसको हम एच कट, नीचे एच कट लिख देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं हम, इसका मतलब ओमेगा किसके बराबर आ गया, ओमेगा बराबर आ गया ई अपॉन एच कट के। ठीक है, अब के हमारा वेक्टर कांस्टेंट है। के का जो हमारा वैल्यू होता है वो टू पाई अपॉन लैम्डा होता है। ये आप इसको भी अच्छे से फॉर्मूले को याद रखिएगा, टू पाई अपॉन लैम्डा हमारे के का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हमारा जो लैम्डा है, आप जानते हैं लैम्डा के बारे में। लैम्डा हमारे पास डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या कहती है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन कहती है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, जहां पे लैम्डा होगा वहां एच अपॉन पी लिखूंगा, पी ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा हमारा टू पाई अपॉन एच है, तो टू पाई अपॉन एच को मैं क्या करूंगा, नीचे एच कट लिख दूंगा। इसका मतलब के बराबर क्या हो गया हमारा, के बराबर हो गया हमारा पी अपॉन एच कट। तो अब हमारे पास बच्चों कि ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और के की वैल्यू भी आ गई। इसको हमें इक्वेशन टू में रखना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, देखेंगे तो इक्वेशन टू में हमारे पास साई है ना ऑलरेडी, देखो यहाँ पे साई है। ठीक है, ए है, ये ए हमारा लिखा है ई की पावर माइनस आयोटा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ई अपॉन एच कट। देखते रहिएगा बहुत ध्यान से, जब भी हम कोई इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो आगे इस प्रकार से हम एरो का निशान बना देंगे। ठीक है, याद रखना, अच्छे से करना है इसको बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा की जगह पे क्या रख दिया, ई अपॉन एच कट रख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, माइनस के की जगह पे क्या लिखूंगा, पी अपॉन एच कट लिखूंगा, पी अपॉन एच कट और एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा पावर में चल रहा है। हाँ, अब मेरे पास क्या होगा देखेंगे, अब मेरे पास ये वन अपॉन एच कट यहाँ भी है, वन अपॉन एच कट यहाँ भी है, तो वो तो कॉमन हो गया, तो मैं इसको बाहर ले लूंगा। अपॉन में एच कट यहाँ भी है, अपॉन में एच कट यहाँ भी है, तो एच कट बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, ई टी माइनस पी एक्स बच गया। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। ठीक है,
तो ये इक्वेशन को अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब हमारा पूरा खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मुझे इसी इक्वेशन की सहायता से मुझे दो चीजें चाहिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पी स्क्वायर साई मुझे यहां से देगा, इस इक्वेशन से मुझे निकालना है, इक्वेशन 3 से मुझे क्या निकालना है, पी स्क्वायर साई निकालना है, उसको इक्वेशन 1 में रखना है, ऐसे याद करना इसको। और ई साई भी यहीं से निकलेगा और उसको भी हमें इक्वेशन 1 में रखना है और काम खत्म हो जाएगा। अब जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे क्या निकालना है, पी स्क्वायर साई निकालना है, ठीक है। तो पी स्क्वायर साई निकालना है, तो पी के साथ क्या लिखा है, पी के साथ यहां पे क्या लिखा है, एक्स लिखा हुआ है। तो इसीलिए पी स्क्वायर साई निकालने के लिए तो मैं जैसे अब मैं एक हेडिंग डाल लेता हूं, चलो मैं फिर समझाता हूं आपको। अब मैं पहले हेडिंग डालता हूं, हमें सबसे पहले पी स्क्वायर साई निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर साई के लिए, ठीक है। मैं एक दूसरे पेज में चले जाऊं क्या, ठीक है। पी स्क्वायर साई के लिए, पी स्क्वायर साई के लिए हम सबसे पहले, अब पी स्क्वायर साई के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना। तो मुझे पी के साथ कौन है, यहाँ पे पी के साथ कौन है, पी के साथ यहाँ पे कौन है, एक्स है ना। तो मुझे इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैं इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर साई चाहिए और यहाँ पे पी के साथ क्या है, एक्स है, इसलिए इसको मैं एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। और क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर, अगर कट रहा है तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसीलिए इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार करेंगे, दो बार। क्यों करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में भैया, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर निकालना है और पी के साथ तो एक्स है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। और दो बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसलिए इसको दो बार करेंगे। तो मेरे जब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो अपने आप पी स्क्वायर साई का मान निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब चलो, मैंने ये समझ गया ना, तो पी स्क्वायर साई निकल जाएगा। अब ई साई निकालने के लिए, ई साई निकालने के लिए यहाँ पे ई के साथ क्या लिखा है, टी लिखा है। तो ई साई जब मैं निकालूंगा आगे, तो मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ई साई निकालना है और ई के साथ क्या है, ई के साथ क्या है, टी है, इसीलिए इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, क्या यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए टी के रेस्पेक्ट में इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज में, क्योंकि ये पेज हमारा खत्म हो गया, अगले पेज चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन थर्ड में दोबारा नोट कर लेता हूं, साई इक्वल टू हो जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। फिर क्या था यहाँ पे बताइए, यहाँ पे था मेरा ई टी माइनस क्या था यहाँ पे था मेरा पी एक्स, ठीक है। ओके, तो मैं किस चीज को निकाल रहा हूं, पी स्क्वायर साई के लिए, पी स्क्वायर फॉर पी स्क्वायर साई, पी स्क्वायर साई के लिए हम ऊपर की इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन थर्ड को, इसको हमें थर्ड मान रखा है ना, थर्ड को एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे हम इसको, या डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। चलो डेल लिखेंगे हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसा दिखाएंगे। तो ये डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, फिर डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पे हमारा ए क्या है, यहाँ पे बताओ तो ए की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन इजी है, कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। फिर डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ए को बाहर ले लेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ये स्टेप, ये वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर ई की पावर एक्स ही आता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही आंसर आएगा। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसको दोबारा लिखूंगा मैं, ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, दोबारा लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ओके, अब क्योंकि ये केवल एक्स नहीं है ना, अगर ये भैया मेरे पास फॉर्मूला होता है, ई की पावर मेरे पास मान लो एक्स होता तो आंसर आया था ई की पावर एक्स। अगर मैं ई की पावर एक्स का क्या करता, डिफरेंशिएशन करता, तो आंसर क्या आ जाता, ई की पावर एक्स आ जाता। लेकिन अगर ये ई की पावर ए एक्स हो, अगर ई की पावर ए एक्स हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तब भी आंसर ई की पावर ए एक्स आएगा। लेकिन इस पावर का एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, हाँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर e की पावर x होता तो आंसर e की पावर x ही आ जाता, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर अगर e की पावर ax है, तो e की पावर ax का आंसर e की पावर ax एक बार लिखोगे, लेकिन ax को आपको दोबारा डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे करनी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको मैथ्स ऐसा कोई जादू ही आपको जादू आने का मतलब बहुत अच्छा मैथ्स आने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक चीजें आपको आती हैं तो आप कर लेंगे इसको भी, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीजें आती है तो आप कर लेंगे। तो बच्चों क्या करना है, इसमें याद रखना कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन करके यही आ गया। अब मैं पावर का दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, डी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और पावर क्या है, माइनस आयोटा एच कट है ना, ई टी माइनस पी एक्स। अब मुझे ऐसा करना है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान समझ लेना। तो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे यही आएगा एक बार, और पावर का हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, ई टी माइनस पी एक्स, ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पे इसका, ये तो एक कांस्टेंट आयोटा एक कांस्टेंट होता है, और ये एच कट भी एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ये लो भैया, इसको बाहर ले लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। अब टी टी का एक्स के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। टी और एक्स का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। याद रखना कि अगर आप ये देखना, आप एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हो और टी के रेस्पेक्ट में भी देख रहे हो चेंज, तो एक्स का यहाँ पर टी के साथ कोई संबंध ना होने की वजह से, तो यहाँ पे ये दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना कि हम क्या करेंगे, जब ये टी वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्स से हम अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टी से अलग डिफरेंशिएशन करेंगे आगे। तो ये दोनों अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना करने की वजह से ये डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, माइनस। अब पी एक्स का करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स का जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, पी तो कांस्टेंट है, पी को बाहर ले लूंगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी एक्स क्या रहता है, वन हो जाता है, तो जानते हैं आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बच गया, और ये जीरो हट जाएगा, तो ये गुणा है हमारा माइनस आयोटा एच कट पी, ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेज में ले चलते हैं। अब इसको याद रखना। तो ये मैं इसको आगे लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लेंगे, ऐसा करके इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हमें दूसरे पेज में आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा था, हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या क्या था, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास था ए, ठीक है, हमारे पास, अच्छा हमारे पास, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको आगे लिख लेता हूँ, इसको आगे लिखता हूँ। तो हमारे पास माइनस आयोटा एच कट अपॉन क्या था, पी अपॉन एच कट, सॉरी, माइनस आयोटा पी अपॉन एच कट है, माइनस आयोटा, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा, ठीक है, पी अपॉन एच कट है, और ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया ना। अब क्योंकि हमें पी स्क्वायर चाहिए, कैसा चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमें इसको दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है।
अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर से हमें इसको क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना है। करें इसको दोबारा, तो दोबारा करेंगे तो ये दो बार स्क्वायर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और ये हमारा डी वाई डेल एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा पी अपॉन एच कट, ऐसा लिखेंगे ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ऐसा लिख दिया। ठीक है, फिर तो ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये तो हमारा एक पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेंगे तो यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, डी टू अपॉन डी टू अप डी टू साइज, इसको काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ऐसा। तो इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टू साई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस आयोटा पी अपॉन एच कट डेल अपॉन डेल एक्स ए माइनस आई एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ऐसा ऐसा जाएगा। ठीक है, और इसका तो डिफरेंस अच्छा ए बाहर आ जाएगा, ए को भी बाहर ले लेते हैं, ए को यहीं पे बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप नहीं बनाते ए के लिए, ए को बाहर ले लेते हैं। तो ए को अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब ये इसका डिफ्रेंसिएशन जो है, इसका डिफ्रेंसिएशन आप पिछले पढ़ चुके हैं, दोबारा क्या करना है इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पीछे आपको बताया गया है, तो बस वही नोट कर लेंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, डेल बोलते हैं इसको, मैं बार बार डी 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 बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, माइनस आयोटा पी अपॉन एच कट ए। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया था पता आपको, याद है, इसका डिफ्रेंसिएशन आया था, ये आया था ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गया था हमारा, क्या आ गया था, माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी, ऐसा आ गया था, अगर आपको याद होगा तो देखेंगे, तो ये आ गया था ना, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन किया था हमने, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन किया था, और हमारे पास डिफ्रेंसिएशन करते करते पहले ये आया था, फिर देन हमारा आंसर ये आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस होने ही वाला है, कुछ थोड़ा सा है बस, अब कुछ नहीं है। तो ये तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया अपॉन एच कट हमने लिख दिया, दो बार पी है तो पी स्क्वायर हो गया, और ये ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस क्या आ गया, पी एक्स आ गया। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो इसका ये किस चीज को दर्शा रहा है, बहुत ध्यान से अगर आपको याद होगा तो देखो, आपके पास कौन सी इक्वेशन मैंने बनाई थी यार, ये वाली थर्ड इक्वेशन को देखो, तो थर्ड इक्वेशन को यार ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, साई को दर्शा रहा है, तो बस वही लिखना है, ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट, ठीक है, ई टी माइनस पी एक्स किसको दर्शाता है, साई को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखो क्या क्या बन गया, आप भी बोलोगे सर क्या मजा आ गया, देखो, तो ये देखो ये ऐसा आ गया। ठीक है, आई का आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, -1 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखेंगे, कहीं पे लिख देते हैं, तो आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा यानी कि -1 √-1, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं माइनस, थोड़ा लंबा हो गया, बस थोड़ी देर बैठे रहिए, तो माइनस हो जाएगा -1, तो ये जाएगा हमारा पीस, तो बस होने वाला है, थोड़ा सा आपको बस 5-10 मिनट और बैठिए, हो जाएगा। तो ये पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ गया, और इसको क्या आ गया, साई, साई स्क्वायर, तो ये हो गया ना हमारा। तो देखो हमने पी स्क्वायर साई का क्या मान निकाल लिया, तो पी स्क्वायर साई का हमारे पास क्या मान आ गया, तो पी स्क्वायर साई का अगर हम वैल्यू देखते हैं, तो पी स्क्वायर साई की हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा डेल 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 टू साई अपॉन डेल एक्स टू, एच कट स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस भी है माइनस, तो ये देखो ये पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई ना, ये पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई, बस इसको हमें इक्वेशन 1 में रखना है, हमारा काम हो जाएगा। अब हमें ई साई की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत ही आसान है, ई साई की वैल्यू हमारी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हम ई साई की वैल्यू निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब हमें ई साई की वैल्यू निकालनी है, तो ई साई की वैल्यू के लिए, ई साई के लिए, ई साई के लिए क्या करेंगे, ई साई के लिए इक्वेशन 3 को टी से डिफरेंशिएट करेंगे, टी से डिफरेंशिएशन करेंगे, टी से डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी, टी के रेस्पेक्ट में लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन 3 क्या थी बेटा, इक्वेशन 3 याद है, याद नहीं देख लो, इक्वेशन 3 थी साई इक्वल टू
ए की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट, ठीक है, ई टी माइनस पी एक्स। ये हमारी इक्वेशन 3 थी ना, ये हमारी इक्वेशन 3 थी ना। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है ई, हमें क्या निकालना है, ई साई निकालना है ना। तो ई के साथ क्या है भाई, ई के साथ टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना, कौन है उसके साथ, उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो हमें ई साई के लिए किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और कितनी बार करेंगे, 2 बार, नहीं नहीं, 1 बार, क्योंकि यहां पर मेरा कोई भी ई की पावर नहीं है। तो मुझे ई स्क्वायर साई निकालना होता 2 बार करता, ई क्यूब साई निकालना होता 3 बार करता। लेकिन ये क्या है, एक ही बार होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है। तो हमें एक ही बार इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसको, इस वाले को, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, हो गया काम हमारा बिल्कुल आराम से। तो ये हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा। तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमारा टी लिखना पड़ेगा हमें, ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। तो जैसा जैसा लिख रहे हैं वैसा वैसा आप नोट करते रहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे। तो ये जाएगा हमारा ए डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यही आंसर आएगा, पहले पहले आंसर यही आएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए, यार इसका डिफ्रेंसिएशन करने में तो यही आता है आंसर एक बार। ये लो भैया, यही लिख दिया मैंने, यही लिख दिया। अब उसके बाद पावर को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओ सॉरी मैं एक्स क्यों लिख रहा हूँ। पावर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टी लिख लेंगे, टी लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा आयोटा माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको जरा मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। तो वैसे ही नोट हो गया, ये बाहर आ गया, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया। और ये अब इसको इससे इससे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करो। तो यार ये एक्स है, ये टी है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इसके साथ, ये जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगा तो ई बाहर आ जाएगा पहले, तो फिर डी टी अपॉन डी टी आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान ये ई आ जाएगा। अब क्या बचा बच्चों, तो डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस आयोटा एच कट, ऐसे लिखूंगा। और ए, अच्छा ई भी तो है, ई भी तो लिखना है, ये ई भी तो है, इसको भी लिखेंगे। फिर ये ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। अब फिर से याद करो, इसको क्या लिखा था, इसको इक्वेशन 3 में क्या लिखा था, इसको इक्वेशन 3 में साई लिखा था ना, तो यहाँ पे साई आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई साई। लो भैया, यहाँ से हमारा किसका मान निकल जाएगा, ई साई का मान निकल जाएगा। अब ई साई का मान क्या निकलेगा, ठीक है, ई साई का मान क्या निकलेगा, डी साई अपॉन डी टी, ठीक है, क्या था हमारा, इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ई साई, ये था ना, ऐसा था ना, ऐसा लिख लेंगे इसको, ऐसा हम इसको लिख लेंगे, ऐसा हमने इसको लिख लेना है, ठीक है। ऐसा हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी साई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच कट अपॉन माइनस आयोटा, नीचे आ गए, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, डी साई अपॉन डी टी। अब माइनस आयोटा को हम ऊपर लिखेंगे तो प्लस आयोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस आयोटा हो गया, ऐसे करके बस हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या निकल गया, ई साई का वैल्यू निकल गया। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 थी, याद करिए, इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारी इक्वेशन 1 ये थी ना, वहां पे रख दो, हमारा मान आ जाएगा। तो मैं एक बार इक्वेशन 1 लिखूंगा, इक्वेशन 1 पर, ठीक है, पी स्क्वायर साई और ई साई का मान रखने पर, ई साई का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो वैल्यू रखने पर रखेंगे भैया, रखने पर क्या आंसर आएगा, इक्वेशन 1 क्या थी, पी स्क्वायर साई अपॉन 2m प्लस वी 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 साई इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन 1 थी।
तो पी स्क्वायर की जगह, पी स्क्वायर साई की जगह पे वो पी स्क्वायर साई वाला मान रख दीजिए, ठीक है। और ई साई की जगह पे ई साई का मान रख दीजिए। हो गया आपका मान, आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो पी स्क्वायर साई की क्या थी वैल्यू? पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या थी? अगर आपने देखा होगा तो पी स्क्वायर साई की वैल्यू याद करो, क्या थी भैया? ये थी ना पी स्क्वायर साई की वैल्यू, माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, बस माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ऐसा था, प्लस वी साई। पर ई साई की वैल्यू क्या निकली हमारी? आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन को बच्चों, ये हो गया हमारा काम खत्म। इसी इक्वेशन को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में साई भी है, इस इक्वेशन में हमारा जो है एनर्जी भी है, ठीक है, एनर्जी का टर्म भी है इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी का टर्म भी है, और इस इक्वेशन में हमारा टाइम भी है। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी है? साई को कोरिलेट कर दी किसके साथ? एनर्जी के साथ। पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी है, एनर्जी के साथ, टाइम के साथ और एक्स के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन एनर्जी के साथ भी संबंधित है, टाइम के साथ भी है, और हमारी पोजीशन के साथ भी है। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये आया होगा, इसको ढंग से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सुना। आपका दिन शुभ हो।